चलिए, बहुत ही बढ़िया। ओके। हम्म। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस लॉ में एक बहुत ही कमाल के टॉपिक, जिसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अभी जब भी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात आती है तो कुछ बातें दिमाग में होना बेहद ज़रूरी है। सर, लॉ क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो वर्क कैसे करता है और रिक्वायरमेंट क्या थी, कोर्ट के ऑर्डर कैसे बनते हैं, ये सारी बातें आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जब हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो माइंड में एक आइडियोलॉजी आती है कि सर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। मैं बोलता हूँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, पढ़ना है। सवाल है क्यों पढ़ना है सर? बिकॉज वेटेज अगर आप देखोगे तो 6 मार्क्स का है, और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन बहुत केस हिस्ट्री प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कुछ नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछ लिया आएगा और आप बहुत ईजिली उसको आंसर भी कर पाएंगे, है ना। तो हम स्लाइड के थ्रू चलेंगे, ऑफ कोर्स स्लाइड के थ्रू चलेंगे, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लेते हैं, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आइए मेरे साथ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा ही यही, व्हाट इज लॉ। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी शुरुआत वहीं से करी जाए तो दैट याद रहे कि हमें क्या, क्यों, कैसे पढ़ना है। जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो एक बात समझनी है, लॉ की ज़रूरत ही क्यों है। हमने कहा जब लॉ नहीं रहेगा तो कोई किसी के यहाँ भी चोरी कर रहा है, कोई किसी का भी कत्ल कर रहा है, कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ भी फ्रॉड करने में, मिस रिप्रेजेंटेशन करने में सबसे आगे होगा, कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यूसली ब्रीच करता जाएगा, कोई भी सेलर हमेशा अनपेड सेलर ही रह जाएगा, कोई भी बिल, कोई भी प्रॉमिसरी नोट, कोई भी चेक हमेशा डिसऑनर ही होता रह जाएगा। समझ लो, कोई भी कंपनी फॉल्स कमिटमेंट के साथ कंटिन्यू करेगी, कोई भी कंपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ रजिस्टर करेगी, तो ये सारे जो फ्रॉड्स के नंबर्स बढ़ेंगे, इनको रिडक्शन करने के लिए हमें लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे साथ नोट करेंगे, लॉ क्या है जी? हमें कहते हैं लॉ के लिए सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। अभी ऑब्लिगेशन क्या है? जो हमने बोला कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़। अब सवाल ये है कि हम बोल रहे हैं कि ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज़ हैं, हम यहाँ पर इम्पोज्ड कर रहे हैं, हम आप पर ये लागू कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने पूछा ऐसे कैसे कर लोगे? इसको ऐसे समझिए, अगर कोई राह चलता है व्यक्ति आपके पास आया, हेलमेट नहीं पहने हो, तो तुम कौन हो भैया? हेलमेट पहन चला करो। नहीं कहे तुमको हो कौन भैया? तो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं और ट्रैफिक हमारे अंडर में आ रहा है। अरे सर सर सर, कैसी बातें कर रहे हैं, अभी पहन लेता हूँ सर। क्या है जी? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड कौन करेगा? बाई गवर्नमेंट। आया ना? एक ऐसी ड्यूटी जिसको गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। अब सवाल ये आया कि गवर्नमेंट इतनी इंटरेस्टेड है क्यों? भाई मन में क्वेश्चन तो आएगा ना कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या लेना देना है कि गवर्नमेंट लगी पड़ी, नहीं नहीं इन पे ड्यूटीज इंपोज करो, इन पे रूल्स रेगुलेशन इंपोज करो, लागू करो। गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? तो उसका जवाब आएगा कि भाई ये क्यों करना है। मन में प्रश्न तो होगा ही ना। तो बेसिक सा आंसर है, क्यों करेंगे? फॉर, करने के पीछे का पर्पस, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर, क्या हो सके? वेलफेयर हो सके, और क्या हो सके? जस्टिस। लोग बोलते ना कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो ना हो। जस्टिस टू सोसाइटी, जहां पर आप रह रहे हैं। जैसे देखिए, जंगलों में कोई लॉ नहीं अप्लाई होता। अगर शेर का मन है कि वो किसी हिरन को मार के खा जाए तो वो मार के खा सकता है, क्योंकि वहां पर कोई लॉ इम्पोज नहीं हुआ है, वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे किसी को जस्टिस नहीं चाहिए, वहां पे एक फूड साइकिल है जिसको फॉलो करा जाता है। लेकिन उसी हिरन को अगर आपने मार दिया, सालों साल केस चला। अगर आप सेलिब्रिटी लेवल के हैं, अगर आप नॉर्मल लेवल के हैं तो जल्दी अंदर आइए। समझ आया क्या सबको? चैट में बताना क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने अभी डिस्कस करा है, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से बताओ, क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए। सभी को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं क्लास में जो टेंशन में आ गया, अरे यार ये क्या बात हो गई? सबको क्लियर हो गया ना? पक्का मान लें। अब मन में एक प्रश्न और आएगा। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट,
जो हम बात करते हैं कि लॉ क्या है, हमने कहा जी लॉ के लिए आप समझिए, ये जो हमारा आईआरएफ है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कर क्या रहा होता है बेसिकली, ये रिफ्लेक्ट करता है। मन में प्रश्न आया सर ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा सर, हमने कहा सोशल पॉलिटिकल जो कल्चर होंगे इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स पर, उन पर बात करी जाएगी। सही है जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ। आईआरएफ लिखिएगा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स क्या क्या, सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। हाँ जी, तो ये दो चीजों के लिए बेसिकली लॉ की जरूरत है। जब भी मन में प्रश्न आए कि लॉ क्यों, तो आंसर ऐसे ही निकल के आने वाला है। ठीक है ना, अल्ट्रा एचडी चल रहा है, अरे परमात्मा की कृपा है भैया फिर तो। चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने भी जाना लॉ क्या है। लॉ वो है जिससे गवर्नमेंट इम्पोज्ड करती है। जैसे अगर आप किसी पर कोई लॉ लगाना चाहते हैं कि आज से तुमको यही करना है, आज से तुम मेरा ही फोन उठाओगे, तुमने क्या करा, तुमने लॉ इम्पोज करने की कोशिश करी, क्या ये एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तुमने कहा मान लो तुम्हारे पिताजी ने कहा कि आज से तुम मुझे जब भी दिखो तो पढ़ते हुए दिखो, 2 दिन तुम दिखोगे, 2 दिन बाद तीसरे चौथे दिन तुम फिर से नालायक हो जाओगे। तो क्या वो इम्पोज हो पाए? हमने कहा नहीं। बट कोई भी लॉ, कोई भी ऑब्लिगेशंस, कोई भी रूल इम्पोज होते हैं अगर गवर्नमेंट से, तो वहां पर ये बोला जाता है कि वो अब आपको फॉलो करना है। क्यों करना है? बिकॉज सोशल जस्टिस मिलता दिखेगा, लोगों को ये फीलिंग रहेगी कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। आइए मेरे साथ, अब जब हम लॉ की मीनिंग की बात करेंगे तो आइए फटाफट से अब देखिए। सबसे पहले लॉ क्या है जी? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब ऐसा नहीं कोई एक, समझते हैं। हमने कहा कि बिजनेस की बात करी जा रही है, एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 निकल के आ गया। समझ रहे हो क्या? समझो समझो समझो। जैसे जब हम सेट की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहां पर हमने सेल्स परचेज की बात करी, सेलर परचेजर है ना, वो अनपेड हो रहा है, सेलर के राइट्स क्या हैं, बायर के राइट्स क्या हैं, डिलीवरी कैसे जाएगी, गुड्स के क्या टाइप्स हैं। अभी क्या निकल के आ गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जैसे हमने बात करी कि यार एक कंपनी होनी चाहिए जिसका सोल मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, और एक कंपनी होनी चाहिए जो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी। तो जब हमने बात करी कि 1% कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर रजिस्टर्ड हुई है, हमने कहा विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी। जो भारत में डोमेस्टिक कंपनी, जब हम ये बातें कर रहे हैं तो इसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन ऑब्लिगेशंस बनेंगे। वो किस में आ गया? दी कंपनीज एक्ट 2013। जब हमने कहा कि पार्टनरशिप ओरिएंटेड बिजनेस होना चाहिए, जहां पर कोई दो व्यक्ति, 2 पर्सन होने चाहिए हु हैव एग्रीड, जो एग्री कर जाएं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए दो लोग एग्री कर जाएं, वो बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल, वो दोनों मिलके चलाएं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन दोनों की सहमति से कोई और चलाए, वो एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट डेथ होता है तो उसको क्या पेमेंट मिलने वाली है, कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है उसके क्या राइट्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या रूल्स लिखे जाते हैं, किसी पार्टनर का अगर एक्सपेल्शन हुआ, उसे निकाला गया अगर, तो उसके लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, वो गुड फेथ में हुआ नहीं हुआ, ये सब बातें अगर आई, वो ऑब्लिगेशन किसका सेट बन रहा है? हमने कहा जी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेट बन रहा है। अच्छा, यहां भी बात क्लियर हो गई। फिर हमने कहा यार एक ऐसा मोड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए जहां पर हम एक बड़ी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात ना करें, जहां पर हम सस्ती पार्टनरशिप की बात ना करें, बट हम पे एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आए लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में। तो क्या कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है? तो आप जैसा एक होनहार फ्यूचर से निकला, से बोला सर है ना आप पार्टनरशिप नहीं करना चाहते किसी के साथ? आपने कहा नहीं। आप कंपनी भी नहीं ओपन करना चाहते कि बोर्ड मेंबर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, आप नहीं इस लफड़े में पढ़ना चाहते? हमने कहा नहीं। आपने कहा सिंपल है सर, एलएलपी क्रिएट कर लीजिए ना, एलएलपी एक्ट 2008।
जब आप ये देखते गए आपने कहा ये बहुत बढ़िया चल रहा है, अब धंधा चल चुका है, सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ जा रहा है, बट मेजर प्रॉब्लम कहाँ आई? किसी भी बिजनेस का जो बैकबोन है वो क्या है? बच्चा खुद बोले सर प्रोडक्ट। हमने कहा ठहर जाओ, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की क्या आएगी? बोला कॉस्ट। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की आएगी कॉस्ट, उस कॉस्ट को रिप्लेस किससे कर रहा है? हमका रेवेन्यू। तो सुनना बहुत ध्यान से, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में क्या आया? कॉस्ट। सुनते हैं इसको, है ना, लिखूंगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में क्या है? कॉस्ट। हमने कॉस्ट किससे रिप्लेस करनी है भाई साहब? रेवेन्यू। अल्टीमेटली हमें माल बनाना है या सर्विसेज बनानी, उन्हें बेचनी है, ऐसी बात हुई। इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू पर कॉस्ट में भी क्या लगा? पैसा। रेवेन्यू में भी क्या लगा? पैसा। और पैसा धंधे में कैश में नहीं दिया था, बिकॉज कैश की कोई गारंटी नहीं होती। तो इसके लिए क्या ऑप्ट करा गया? हमने कहा जी बैंक को यूज करा जाए, बैंक को यूज किया जाए। फिर बैंक के थ्रू हम पहुंचे, हमने कहा नहीं, बैंक ही एकमात्र चारा नहीं है, एक काम करिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज करिए। क्या करिए? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज करिए। अब मन में प्रश्न आया, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? हमने कहा बड़ा सिंपल बात है, चेक, बिल और प्रोमिसरी नोट। अब हुआ क्या, जब लोगों को पता लग गया कि हाँ यार चेक देके आप ड्यू डेट पर पेमेंट करा के वो प्रोडक्ट सर्विस ले सकते हो, बिल देके आप ड्यू डेट पे पेमेंट करा के वो प्रोडक्ट सर्विस ले सकते हो, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके आप फ्यूचर में पेमेंट करके वो प्रोडक्ट सर्विस ले सकते हो। तो लोगों ने यहाँ भी फ्रॉड करने चालू कर दिए। चेक दे दिया, अमाउंट बैलेंस है ही नहीं है अकाउंट में, अकाउंट में बैलेंस नहीं, चेक साइन किए जा रहे हैं, कहते कोई चिंता नहीं है। अरे वाह क्या बात है, आ जाओ। चेक आपने दे दिया, बट आप उसको कहीं विड्रॉ कराने की बात ही नहीं करो, बस आपने चेक दे ही दिया है। अल्टीमेटली चेक क्या होगा? डिसऑनर। क्या होगा? फ्रॉड के नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो जो बात आई थी कि लॉ इम्पोज किया जाए जिससे सोशल जस्टिस दे पाए लोगों को, हम इक्वालिटी दे पाए लोगों को, हम लोगों के साथ क्या होना शुरू हो गया? फ्रॉड होना शुरू हो गया। बात आई कि काम करो, ये जो लोग बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, बिल्स के थ्रू, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे भी लॉ इम्पोज करो। क्या किया गया? एक नया एक्ट बनाया गया। मैं आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं अभी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो मुझे एक बार चैट में बताएं, क्या सबको ये बात समझ आ गई कि लॉ आखिर क्यों? जल्दी से बताइए तो, फटाफट 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 बताइए। हाँ जी, जल्दी से कंफर्म करें। क्या हर एक बच्चे को ये बात क्लियर हो गई कि लॉ की जरूरत क्यों है, लॉ इम्पोज क्यों किया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। अभी हम बात किस पर कर रहे हैं? व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? हमने कहा लॉ इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ होगा तो हम किस विषय पर बात कर सकेंगे, लॉ होगा तो हम बात कर पाएंगे कि भाई सिक्योर हैं आप, तो आप और आपका वेलफेयर सिक्योर्ड है। सोसाइटी में आपको क्या मिल सकेगा? जस्टिस। मतलब आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपको चीट करा गया है। लॉ में जो भी ड्यूटीज होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगी, इन्हें लागू कौन करेगा? जी गवर्नमेंट लागू करेगी। ऑल सेट? जी सर, बधाई हो, अल्ट्रा एचडी में देख रहे हैं, धन्यवाद। फ्यूचर से की ओल्ड स्टूडेंट मिलते हैं, दिल खुश हो जाता है। चलो यार, चलिए, तो ये हमने बात कर ली लॉ के मीनिंग की, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आया, सर सोर्स ऑफ लॉ क्या है? सोर्स ऑफ लॉ, मैं जैसा बोल रहा हूँ ये तो ठीक है, बट हमारे साथ कुछ लिखोगे भी तो दोस्त। हाँ हेडिंग बनाओ, चलो 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 चलो, हेडिंग बनाओ। सोर्स ऑफ लॉ, हम लोग क्लास में नोट्स भी डिजाइन करेंगे और उसके साथ साथ सीखेंगे। देखिए, जब भी सोर्स ऑफ लॉ की बात करी गई, बहुत ध्यान से सुने और समझें। हमने बोला यार लॉ में ये चीज़ें होती हैं, आपने बोला हाँ सर होती हैं। हमने कहा इनको अप्लाई करा जाएगा, आपने बोला हाँ सर होगा। हमने बोला रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगी, ड्यूटीज होंगी, जिनको गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, लागू करेगी, तो दैट सोसाइटी में वेलफेयर बना रहे, लोगों को जस्टिस मिलता रहे। आपने बोला बात तो ठीक है सर। तो प्रश्न आ गया कि लॉ का सोर्स क्या है?
हमका जो मेजर सोर्स है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। नोट करिए मेरे साथ, नोट करिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन सोर्स, मेन्स ऑफ लॉ, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या है, जो लॉ है वो मेड कैसे हो रहा है, उनका 3 लेवल यहां पे चलेंगे। आइए लिखिए, द लॉ मेड बाई, जैसे होता है ना रेसिपी बताना है मुझे, मुझे तुमको रेसिपी बताना है। सबसे पहले कौन आएगा, हमने कहा जी पार्लियामेंट। लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी बहुत इन डेप्थ हुआ है, बट अब थोड़ी नोट्स वोट्स बना ली जाए। पार्लियामेंट सर। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, हमने कहा स्टेट असेंबली, लिखते रहिएगा, स्टेट असेंबलीज। यस। तीसरे नंबर पर कौन आएगा सर, हमने कहा जजमेंट ऑफ द कोर्ट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अब जरा इनको क्रॉस चेक करते हैं कि पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली और जजमेंट ऑफ द कोर्ट के अंडर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। फिर इससे क्या होगा, हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि लॉ होता क्या है, क्लियर हुआ, तो इसका सोर्स क्या है वो भी पता लग जाए। आइए मेरे साथ, सबसे पहले बात कर लेंगे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में देखिए 2 मुख्य लोग होते हैं, लोग ना कह के जगह होती है, और एक मेन व्यक्ति है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। मेरे साथ नोट करेंगे, पार्लियामेंट में 3 कैटेगरी बनी। पहली क्या है, लिखिए लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और जब बिल ड्राफ्ट जो भी है जब वो यहाँ आया, डिबेट डिस्कशन बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, आज बस अभी नोट्स दे रहा हूँ। डिबेट डिस्कशन हुआ, यहाँ से पास हुआ, डिबेट डिस्कशन हुआ, यहाँ से भी पास हुआ। तो अब वो बिल किसके पास पहुँचता है, प्रेसिडेंट सर के पास। क्या करने के लिए, सर अपनी एसेंट सहमति दे दीजिए। अगर प्रेसिडेंट सर ने एसेंट दे दी, सहमति दे दी, तो जो बिल ड्राफ्ट था वो क्या बन जाएगा, लॉ। सेकंड पे आते हैं, स्टेट असेंबली। अब यहाँ क्या है, ये बहुत ध्यान से, इस पर जनरली बात नहीं होती। स्टेट की बात करी जा रही, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा है ना, लिखना मेरे साथ, विधानसभा। लखनऊ आइए कभी विधानसभा की बात करी गई, और विधान परिषद की बात करी गई। और जब ये दोनों इंक्लूडेड हो गए, फिर बात आई गवर्नर ऑफ स्टेट की। अरे कोई और व्यक्ति भी तो होगा, प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट, हर राज्य का एक गवर्नर होगा, वो भी लॉ में एक अहम भूमिका में होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, हम का जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक लॉ ही तो है। जीएसटी, कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जीएसटी क्या हुई, जीएसटी इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू यू, टू मी, है ना। क्या हुआ, जीएसटी को गवर्नमेंट ने इम्पोज करा, लागू करा। सोचो जरा क्या होता अगर तुमसे कोई ये कहे कितना 25 लाख का प्रोडक्ट है, तुम हाँ हाँ अच्छा कोई बात नहीं, इस पर काम करिए, 4.5 लाख रुपए की जीएसटी दे दिया। तो क्या 25 लाख पे 4.5 से 5 लाख रुपए की जीएसटी, का दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, नहीं इतना तो आपको देना पड़ेगा। अब आप टेंशन में आ गए, आपने कहा यार ये तो गलत बात है। फिर आपको याद है, नहीं 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 मैं अकेला नहीं दे रहा हूँ, जो भी ये प्रोडक्ट लेगा सभी दे रहे हैं। मेरी बात समझिए, आप क्वेश्चन कहाँ करते हैं, एक बार खुद पर फिल्टर लगाइए। आप कभी मॉल में, शॉपिंग मॉल में, बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े मल्टीप्लेक्स स्टोर रूम में कभी आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई इतने का नहीं इतने कर दिए, ना ना ना। क्यों, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबके साथ जस्टिस हो रहा, सबको तो इसी रेट पे दे रहे हैं, हमको भी दे रहे हैं, क्या ही दिक्कत है। बट छोटी दुकानदार, सब्जी वाला, दूध वाला, मिठाई वाला, वहाँ क्या कर रहे हैं, इतने का माल हुआ 1250, चलिए 1200 ही रखिए 1100 ही रखिए, अच्छा ना आपकी हमारी, चलिए 1150 रख लीजिए। क्या कर रहे हो ये, कहते हमको ऐसा लग रहा है कि शायद बहुतों को डिस्काउंट मिला होगा, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो दूसरी बात, वो किसी ने इम्पोज नहीं करा, बट वहीं जीएसटी को गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया, तो वो सब पे कर रहे हैं, आपको भी पे करना है, वो CGST हो, SGST हो, IGST हो,
आपको भी देनी पड़ेगी। तो बात यही निकल के आ रही है। स्टेट असेंबली में विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर ऑफ स्टेट। तीसरे पे चलते हैं, जजमेंट ऑफ कोर्ट। ये बहुत बहुत शानदार, आइए मेरे साथ ध्यान से। कोर्ट का जजमेंट कैसे आता है, मेरी बात समझिए। आपके दिल पे चोट आई, नहीं वो वाली नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। एग्रीमेंट गड़बड़ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ हो गया, किसी बायर ने किसी सेलर को चीट कर दिया, किसी सेलर ने किसी बायर को चीट कर दिया, कोई चेक डिसऑनर हो गया, एलएलपी में फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, कंपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ इनकॉर्पोरेट रजिस्टर हुई थी, मतलब फ्रॉड हुआ। सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रॉड हुआ। मान लीजिए किसी लोकल सिटी में, गांव में फ्रॉड हुआ, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, आज तो मैं आग लगा दूंगा, आग नहीं। ऑर्डर, एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो आइए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जाना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सबसे पहले जो लोकल की होंगे ना, पहले वहां जाना होगा। आपका सर वहां चले गए, अब डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट है वहां जाना होगा। एक प्रोसीजर होता है दोस्त। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब वहां चले गए, चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पहुंच गए। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ऑर्डर है आप वहां से सेटिस्फाई नहीं है, अब आप स्टेट लेवल पे जाइए, हाई कोर्ट जाइए। अब आप हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया आपको उसमें भी मजा नहीं आ रही, आपको मसाला चाहिए। हमका नहीं, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, जस्टिस चाहिए। कोई और भी ऊपर है क्या, हमका हाँ है, कौन भाई, सुप्रीम पावर। तो क्या निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट। हाँ भाई साहब, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या समझे, इतने ऑप्शंस डेफिनेटली अवेलेबल है। जल्दी 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 चैट सेक्शन मुझे कंफर्म करें, क्या सारे बच्चों को बात समझ आ गई क्या। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ से हाई कोर्ट और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट। तो मन में एक प्रश्न होता है कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है, ये उसका उत्तर है। हाँ जी, जल्दी से बताइए। अब मन में एक सवाल हो सकता है, और नहीं है तो मैं मन में वो सवाल डाल दे रहा हूँ। बच्चा कहता है अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं। मन में एक सवाल हो सकता है, और यदि वो सवाल आपके मन में नहीं है तो भी मैं वो सवाल आपके मन में डाल देता हूँ। सवाल क्या है, सर 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 ये इसका क्या सीन है सर, कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारे बच्चे जो सीए फाउंडेशन में ये चैप्टर पढ़ के एग्जाम तक लिखाते हैं, उनसे पूछो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्या करता है क्या, वो तो मेन है, मेन सोर्स ऑफ लॉ है। हमने कहा नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, इस बारे में तो नहीं सुना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बात तो करी थी बट हमने सुना नहीं। सुनिए, आइए मेरे साथ, इसको नोट करिएगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड टू डिवाइड, लिखिए प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड टू डिवाइड। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या जाने वाला है, समझ गए क्या, सीजीएसजी लिखिएगा। डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर, डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है मैं वो बता रहा हूँ, लॉ मेकिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब आप इस पॉइंट पर कंफ्यूज कतई नहीं रहेंगे। हम्म, अरे वाह, क्या क्या बात है यार, थैंक यू। चलो, सभी को समझ में आ गया क्या, जल्दी से मुझे बताइए। अब देखो यहाँ पर तीन तरह की लिस्ट होती है, एक सेंट्रल है, एक स्टेट है, एक जॉइंट है। हम उस पर भी बात करेंगे। सबको क्लियर है क्या, मुझे चैट में जल्दी से कंफर्म करिए प्लीज, सभी को क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बताओ यार, थोड़ा मजा आना चाहिए। इसी पर था और इन डेप्थ जाए ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज थ्री लिस्ट,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास कितनी लिस्ट हैं? हमने कहा जी 3 लिस्ट हैं। ध्यान से कितनी? 3। कौन कौन सी? एक सेंट्रल, स्टेट, तीसरी ज्वाइंट। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार क्या, हम अगर जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी सेंट्रल स्टेट दोनों पे अप्लाई होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है ये? जहां पर बोथ ज्वाइंट की बात करी जाती है ना। ओके, तो जहां पर हम ज्वाइंट की बात करते हैं वहां पर सेंट्रल स्टेट दोनों कवर कर लिया जाता है। आइए जरा एक बार इसको चेक करते हैं। सेंट्रल की बात करी गई, हमने कहा जी पावर किसके पास अवेलेबल है? आप सोच के देखो, अगर हमने सेंट्रल बोला तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? सोचिए सोचिए, चैट में मुझे आप बताइए। लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल, अगर हम सेंट्रल पे दें तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। फिर हम यहां सोचेंगे लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? स्टेट पे कोई लॉ बनना है, फिर हम ज्वाइंट की बात करेंगे। अरे जल्दी जल्दी बताओ, किसके पास? में दिमाग लगाने वाली बात है नहीं हालांकि। चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे ना आप, जब भी आप मुझे बता पाएंगे हाँ सर लॉ मेकिंग पावर यहाँ पर अवेलेबल। यस, आ जाइए। अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? हम कहा जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये डिसाइड करेगा लॉ क्या, कौन, कैसे बनेगा। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो लॉ मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। वही हम ज्वाइंट लेवल पे बात करते हैं तो लॉ मेकिंग पावर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी, ऑल सेट, सभी को मस्ती से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का टाइम है। मैं आपको ये बता दूं कि देखो यार, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे साथ अगली हेडिंग बनाएंगे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। चलिए नए पेज पर ले लें तो आनंद आ जाए। हेडिंग बनाइए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। हम इसको लेक्चर नंबर 2 कह ज़रूर रहे हैं, बट काइंड ऑफ लेक्चर नंबर 1 ही है ये, जहाँ पर अभी हम वही सारी बातें कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने पढ़ना है तो बेसिक से लेके चले। अभी सीधे मैं अगर आपको अपडेटेड लेवल पे दे दूँ L2, लेक्चर नंबर 2, आधे बच्चे टेंशन में आ जाएं कि यार लेक्चर नंबर 1 प्रॉपर कवर नहीं है। तो बेसिक से लेके चलते हैं, आनंद उठाइए पढ़ाई का। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या, हमने कहा बड़ा सिंपल है। एक बिल होगा, ये बिल क्या है बेसिकली, इसको हम बोल सकते हैं प्रपोज्ड लॉ। हमें जो लग रहा है कि शायद हम इसको लॉ बना सकते हैं, वो क्या है? एक बिल है। अब ये बिल क्या होगा, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, मज़ा आएगा। अब बड़तोड़ तरीके से चीज़ें कवर हो जाएगी। वापस से लिखता, एक बिल है, ये बिल क्या है बेसिकली, ये बिल है प्रपोज्ड लॉ। हमें जो लगता है कि शायद ये लॉ बनेगा तो हमने उसको बिल बना के दे दिया। अब सवाल ये कि बिल में क्या होने वाला है। हमने कहा बड़ा सिंपल है यार, इस बिल पर क्या चलेगा? डिबेट और डिस्कशन। क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है? हमने बोला डिबेट डिस्कशन। अब सवाल ये आया आपके मन में कि डिबेट और डिस्कशन होगा कहाँ पर, तो जरा बाहर लेके चलें। बिल है, उस बिल को हम क्या करेंगे? हमने कहा यार लोकसभा में लेके जाएंगे। बिल लोकसभा लेके पहुंचे, लोकसभा में क्या हुआ? डिबेट हुआ, उस पर चर्चाएं चली, डिस्कशन हुआ, फिर हम और आगे बढ़े। हमने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं रुकेंगे, अब राज्यसभा भी लेके जाएंगे। सोचिए राज्यसभा में क्या हुआ, तो सोचो सोचो, राज्यसभा में भी सेम डिबेट
डिस्कशन, ये सब कुछ हो गया। और डिबेट डिस्कशन में काफ़ी हद तक चीज़ें सही जा रही है, फेवर में जा रही हैं। हमने कहा भी काम करो, इसको प्रेसिडेंट सर के पास ले सको, क्या करिए, प्रेजेंट ऑन, ऑन बोलना गलत है, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। मन में प्रश्न आया कि सर प्रेसिडेंट सर के पास क्यों लेके जाना है। हमने कहा अरे यार वही तो वो व्यक्तित्व हैं जो क्या देंगे, एसेंट ऑन प्रपोज्ड लॉ, जिस लॉ को, जिस बिल को आप लागू करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट सर अपनी उस पर एसेंट, सहमति दे देंगे। और ये सब कुछ हो जाने के बाद हमने कहा लॉ बन गया हो, नहीं ऐसे नहीं, इसके बाद क्या है, इसके बाद आखिरी कार्यवाही ये है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल। अब हर सरकार का अपना एक ऑफिशियल गैजेट होता है, ठीक है। अब उसमें नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये लॉ बनाया जा चुका है, इतना काम होना है। चैट सेक्शन ओपन है, कंफर्म कर दीजिए मुझे कि सबको ये समझ आ गया कि कोई बिल, कौन सा बिल, जो एक प्रपोज्ड लॉ था, समझ रहे हो ना दोस्त, चैट में कंफर्म करो फटाफट। कोई बिल जो एक प्रपोज्ड लॉ था वो फाइनली लॉ बना कैसे। क्या ये बात सभी को समझ आ गई है, कोई अभी बीच में बैठा है नमूना कि सर ये क्या गजब हुआ सर ऐसी वाली फीलिंग तो नहीं है ना, हो गया ना, क्लियर है, जल्दी से बताओ। एक बिल है, हमने उसको लोकसभा में प्रेजेंट किया, क्यों प्रेजेंट किया, डिबेट डिस्कशन के लिए। राज्यसभा में प्रेजेंट किया, क्यों किया, डिबेट डिस्कशन के लिए। जब दोनों जगह डिबेट डिस्कशन हो गया फिर उसे प्रेसिडेंट सर के पास ले जाया गया, क्यों ले जाया गया, उनकी एसेंट के लिए। जब उन्होंने एसेंट भी दे दी तो हमने उसको नोटिफिकेशन में गैजेट के, ऑफिशियल गैजेट के रखा, और फाइनली वो एक लॉ बन चुका है। ये बात, हाँ भाई, सभी को क्लियर है क्या। चैट सेक्शन का यूज करिए दोस्तों, वहीं से तो आप अपनी बात हम तक पहुंचा पाएंगे। हाँ, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, अरे जहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस की, जिसके अंडर में गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसी भी चीज़, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सभी क्लियर है। चलो, तो ये हमने देख लिया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और जरा चेक करेंगे क्या क्या लिखा गया है। आइए, सोर्स ऑफ लॉ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले नोट्स बना रहे हैं फिर रिवाइज कर रहे हैं। हमने कहा जी सोर्स ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। चैट सेक्शन मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात करी, मुझे फटाफट बताइए कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड क्या, चैट में बताओ, फटाफट बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड, क्या डिसाइडेड, जल्दी जल्दी बोलो। परफेक्ट है दर्शन, जल्दी से बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड, क्या डिसाइडेड, थोड़ा जल्दी बताओ, चैट में रिप्लाई फास्ट 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 करो, क्या डिसाइड करे कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा स्पीड में बताओ, ऐसे आराम से मुद्रा में बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। टू डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर, वेरी वेल डन, बढ़िया। लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड करती है इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमने कहा हाँ ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, अभी उन्होंने बोल दिया वेरियस कोर्ट्स, उन्होंने तो अपना काम सेटल कर लिया। हमने कहा नहीं ऐसे नहीं, वेरियस कोर्ट्स को बोले तो कौन आएगा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट लोकल्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिटीज़ में, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल पर। आगे बढ़ जाते हैं,
थर्ड पार्ट पिक करिए। द स्टेच्यूज मतलब लॉ, लॉ मेड बाई पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। अब ये बोल के फिर से निकल लिए। अब ये पार्लियामेंट स्टेट असेंबली में क्या है वो चेक कर लिए। चलिए चलिए चलिए, हमने कहा जी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब 3 लोग, 2 ऑर्गेनाइजेशन और 1 व्यक्ति। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। आ जाइए आ जाइए, आगे बढ़िए। फिर बोला है स्टेट असेंबलीज। अब स्टेट असेंबली में क्या है, चलिए विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर ऑफ स्टेट। लिख लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। फिर क्या बोला गया, इन सम केसेस इस्टेब्लिश कस्टम एंड यूजेस। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो कस्टम एंड जो भी टेरिटरी है उसके अकॉर्डिंग काम करा जाएगा। जय हो प्रभु की। चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाइए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थोड़ा और डेप्थ डाइव किया जाए, मज़ा जब भी आएगा दोस्त, मेरे साथ आइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोड़ा डेप्थ डाइव करते हैं और देखते हैं क्या क्या सीखने के लिए अवेलेबल है। सबसे पहला, फॉर मोस्ट लॉ दैट डील्स विथ द फ्रेमवर्क विद इन विच आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क। मेरे साथ आइए, एक वर्ड अपनी कॉपी में लिखिए प्लीज, फ्रेमवर्क का मायने आपको समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फ्रेमवर्क। आप क्या समझते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या है आपकी नज़रों में, व्हाट डू मीन बाय फ्रेमवर्क, जल्दी से बताओ। एक बार देखे तो कि क्या आइडियोलॉजी है आपकी, क्योंकि आपने मान लो रट लिया तो गड़बड़ हो जाएगी बात। व्हाट डू मीन बाय फ्रेमवर्क, जल्दी से। आपको क्या लग रहा है फ्रेमवर्क क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे तो मेरे को मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में। आराम की मुद्रा में बैठेंगे फिर नहीं मजा आएगा यार। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी बताओ। क्या क्या है फ्रेमवर्क आपके हिसाब से, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए तो थोड़ा सा ऐसी फील आए, हाँ यार मैं कुछ तगड़े लोगों को पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेशनल्स। यस प्लीज कंफर्म करें, व्हाट यू मीन बाय फ्रेमवर्क। आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से फ्रेमवर्क क्या है, मतलब क्या है फ्रेमवर्क। कि मान लो हमने रट लिया कि सर ये फ्रेमवर्क है, फिर तो कहानी हो जाएगी नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एनी सिस्टम, लीगल सिस्टम। मैं एक बात करता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स विच आर गोइंग टू डील विद द बिजनेसेस ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री। भारतीय बिजनेस को डील करने में या फिर विदेशी बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, निगोशिएबल की बात करें, एलएलपी की बात करें, कंपनी की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, अल्टीमेटली हम बात किसकी कर रहे हैं, हमने कहा जी बिजनेस की बात कर रहे हैं। और लेवल एक्सपेंड करूंगा आपका, बिकॉज यू आर इन बैच ना, थोड़ा इसको ग्रो करके सोचिएगा, मेरे साथ आइए। हमने कहा जी बिजनेस, और फिर मैंने आपको बोला कि आप एक बिजनेस को ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। ध्यान से मेरे साथ, और मैं चाहूंगा कि इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन करिए। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड में बच्चा क्लास 11th में आया, उसको जैसे बोलो बिजनेस कहता है पैसा तुमने बिजनेस को नहीं समझा, तुमने क्या समझ लिया, तुमने पैसा समझ लिया कि बिजनेस मतलब पैसा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, बिजनेस इधर इन प्रोडक्ट्स और इधर इन सर्विसेज। बिजनेस 2 ही चीज में डील कर सकता है, या तो प्रोडक्ट में या तो सर्विसेज में।